ने जिसे गरिमा का परिचय दिया है, जिससे मान मर्यादा में इतनी वृद्धि हुई है, उसके लिए धन्यवाद बिल्कुल छोटा-सा ही शब्द है। अ, इस पूरे के पूरे सभा में हम लोग जब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मेरी जहाँ तक बात है, हम जब से उसको पढ़ना शुरू किया, जब से समझना शुरू किया, तब से हमने डॉक्टर राम माधव को कहते हुए सुना है, कुछ बताते हुए सुना है और आज के समय और पहले भी उनके सबसे बड़े एडमायरर में से हम उनके हैं, हमेशा से ही रहे हैं। तो ये भी एक अजीब विडंबना है कि जब हमने जाना तो उस विचारों को भी जाना है और उन विचारों की गहराई को भी जानने का प्रयास किया है और उससे ही हमें मदद मिली है। इसलिए हम लोग बिल्कुल धन्य हैं कि आज डॉक्टर राम माधव हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस स्थान पर हैं। प्रणाम। साथ ही साथ है आप इस पूरे पहलू को लेंगे कि शैक्षिक जगत से जिन्होंने वास्तविक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया है और मूल रूप से काम किया है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए काम किया है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और उसके आधार पर अपने पूरे विश्वविद्यालय को उन्होंने अपना स्वरूप दे दिया है। अशोक कुमार गादिया साहब हैं, चांसलर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के इस स्थान पर। हमारे साथ में दो विशिष्ट अतिथि इस स्थान पर हैं जो अंकित शाह हैं। तो अंकित शाह से मेरी जो भेंट मुलाकात हुई, तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा हमने मुश्किल से देखी है, वो कि आगे आने वाली सभी परिस्थितियों को फोरकास्ट करने की बात है कि कैसे बता सकते हैं। अंकित शाह उनमें से एक है और हम दोनों में से किसी का भी यह फील्ड नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम दोनों का फील्ड नहीं है, लेकिन हम दोनों लोग जब लिखने चलते हैं, जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो चोली दामन का ऐसा साथ हो जाता है। एक सेंटेंस अगर हमने कहा तो दूसरा अंकित भी उस रूप में चीज कहता है, लेकिन अंकित के पास में एनर्जी है, मेरे पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। अंकित शाह है, आज उनकी पहली किताब है, मेरी ये 48वीं किताब है इस पूरे पहलू पर, लेकिन आप सोचेंगे ये पूरा का पूरा जनरेशन गैप ही है, लेकिन और इस जनरेशन गैप को फिलअप करने का उन्होंने काम किया है। साथ ही जो इस पूरे के पूरे उन्होंने प्रोजेक्ट को ठीक किया है, इसमें दो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है श्री नलिन चंद्रा ट्रांस ब्रह्म जो थिंक टैंक है उसको संभालने का काम करते हैं। उन्हीं के सौजन्य से ये सब कुछ आसानी से संभव भी हो पाता है। और एवियोनिक्स इंजीनियर है, इनके साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट पर हम लोग एक अलग काम कर रहे हैं। और हमारे सबसे प्रिय हमारे प्रवीण द्विवेदी साहब जहाँ रहते हैं, इनका ये बहुत ही भारी रहते हैं, इनका वजन बहुत ही भारी रहता है उस स्थान पर, इनके संकल्पना का, इनका नहीं, और उस रूप में अच्छे हैं। यह पूरा का पूरा अगर संभव हो पाया है तो संभव हो पाया है श्री पवन अग्रवाल के सौजन्य से। आप सोचिए, हम यहाँ रहते नहीं हैं इस स्थान से, प्रभात प्रकाशन को उन्होंने स्थापित किया है, उनके ही सौजन्य से सब कुछ है। और यहाँ पर हम धन्य हैं कि हमारे गुरुतुल्य ब्रह्मर्षि जी ने हम कहते हैं ओम प्रकाश पांडे जी हैं, और साथ ही साथ हमारे स्कूल के दो प्यारे मित्र जो सबसे ज्यादा लड़ने झगड़ने का भी काम करते हैं उस स्थान पर हैं, हेमंत बाहरी और रजत सिन्हा उस स्थान पर। और हम लोग इस रूप में भी चीजें, इस बात के लिए भी सच में थैंकफुल हैं कि इस पूरे सभा में हमारे सबसे पुरातन मित्रों में से सतीश वर्मा जी इस स्थान पर हैं। यहाँ पर आज तक कोई ऐसी सभा नहीं जहाँ पर नहीं रहे हैं इस स्थान पर, तो ये हमारे गणमान्य व्यक्ति लोग हैं इस स्थान पर। अब इस पूरे पहलू पर जो हम लोगों ने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का उद्देश्य था, इस पूरे पुस्तक का उद्देश्य था दो था। सबसे पहला था कि हम लोग जिन बातों को देखते थे कि जो दिखने में आती थी, जो चीजें तो दिखती थी ही नहीं, जो सच है वो कभी नहीं दिखता था, और झूठ सिर्फ दिखने का काम होता था। अब आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल अगर हम लोग दे दें किसी स्थान पर, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसे देखकर हम लोग थोड़े से आहत भी होते थे, थोड़े चिंतित भी होते थे हम लोग, और साथ ही साथ है हमारे मन में इस समस्या का समाधान करने के लिए 10 बातें भी आती थी इस रूप में। तो इसी से इस किताब की संकल्पना का जन्म हुआ, तो इसीलिए इसको नाम दिया हम लोगों ने डिकोडिंग इंटेंट्स, डिकोडिंग लाइज, डिकोडिंग नैरेटिव्स
एंड ऑन दैट बेसिस डिकोडिंग द फ्यूचर, कि किसी देश का भविष्य क्या हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है यह भविष्य, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। अब यहाँ पर हमारा जो मेन एम हो जाता है इस स्थान पर कि किस किस झूठ को उजागर करने का काम किया जाए। जैसे इनमें से किसी को भी आज विश्वास नहीं होगा कि क्लाइमेटिक चेंज भी एक झूठ है। ये नैरेटिव है, क्योंकि वेस्टर्न कंज्यूमरिस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं वह है उनको बचाने के लिए, उनको मार्केट करने के लिए यह एक साधन हो जाता है। आप सोचिए, हम जितनी भी घटनाओं को देखते हैं, अब इस बार हम लोगों ने कहा कि मई बहुत ही ठंडा था, मई में बारिश हुई, मई में इस बार पर्वतीय भागों में पूरी तरह से हिमपात हुआ। अब सोचिए कि मई में अगर हिमपात हुआ तो पिछली बार कब हुआ था? तो 1987 में। उस समय क्या ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी? उसके पहले कब हुआ था? तो 1964 में। उसके पहले कब हुआ था? मतलब ऐसा हुआ था। तो इस बार जो हुआ उसके पीछे में ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या? एक यह पहलू चला आता है। क्लाइमेटिक चेंज अगर हो रहा है, अगर जाहिर है क्लाइमेट में एक ही बात कांस्टेंट रहती है और वह है चेंज। सिर्फ क्लाइमेट में नहीं, नेचर में। द ओनली कांस्टेंट इन नेचर इज चेंज। Change is what makes nature beautiful. Change is what makes it a desirable, aura filled. आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही चेंज के ऊपर में बातचीत करके सबसे पहले कामायनी में बात की गई थी, जयशंकर प्रसाद ने बात की थी, और उनके शुरुआत की सर्ग की शुरुआती से होती है। और कहाँ से होती है? उन्होंने कल्पना की कि एक डिजास्टर आता है। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। वहां से इसकी शुरुआत होती है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि disasters must come because they wipe out everything, and disaster is a way of life. Disaster is a way of beginning everything afresh. और यही सनातनी सोच भी है, यही भारतीय सोच भी है। यह एक झूठ, क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट अगर आज चेंज हो रहा है तो अगली बार हम लोग कुछ नहीं करेंगे तब भी चेंज होगा। अगर हम लोगों ने कोयला बंद भी कर दिया तब भी चेंज होगा, कोयला जलाए तब भी चेंज होगा। यह अलग बात है कि हम लोग अपने डिस्ट्रक्शन को, अपने अवक्रशन को खुद आमंत्रित करने का काम करते हैं। यह एक पहलू हुआ। उसी रूप में आप देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। कारण क्या है? आप मान लेते हैं ग्रीन एनर्जी के रूप में सोलर फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करते हैं। तो आपको पता है एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल बनाने में कितने अधिक कोयला का उपयोग करना पड़ता है? एक एग्जाम्पल। दूसरा कि उस सोलर फोटोवोल्टिक सेल को प्रोसेस करने के लिए कितने हैवी मेटल्स का यूज करना पड़ता है? दूसरा। तीसरा, अगर सोलर सेल से का अपना एक लाइफ है तो इस लाइफ के व्यतीत हो जाने के बाद, बीत जाने के बाद में इसको डिस्पोज करना, सबके बाल खड़े हो जाएंगे उस समय। वो जो प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम कोई सोच भी नहीं सकता है क्या आएगा। आप सोचिए कि इसे किसे मालूम है? अमेरिका को मालूम है। अमेरिका ने अपने जितने भी सोलर सेल्स लिए हैं चीन के साथ में, तो अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जिस दिन इसका लाइफ खत्म होगा हम आपके देश में आकर इसे डंप करेंगे, अपने देश में नहीं रखेंगे। क्या इतना आसान है? सोलर एनर्जी इज नॉट ग्रीन। आप सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, आज से लेकर दूसरे जनरेशन पे, भविष्य के जनरेशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं इस पॉल्यूशन को। लिथियम की भी वही बात चली आती है। हम लोग सभी कोई कह रहे हैं कि लिथियम ग्रीन है, बैटरी है और इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, होना ही होना है। लिथियम को प्रोसेस करने में अर्जेंटीना से, बोलिविया से, चीन से कोई पूछे, चीन का जो वाटर टावर है तिब्बत में, वहां पर लिथियम वो निकालते हैं, और लिथियम निकालने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो सबसे अधिक परिस्थितियां जो अनुकूल है वो चीन में ही बनती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर टावर है। एक माइक्रो प्रोसेसर उससे बनता है तो 1200 लीटर पानी का वेस्टेज होता है उस स्थान पर। तो यह एक अलग बात है। और पेरू में, अर्जेंटीना में, बोलिविया में, सलार डे यूनी में, उस स्थान पर आकर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितने फिश किल्स हुए हैं। मछलियां मरी की मरी पाई जाती हैं, पूरी नदियां, पूरा झील ही मछलियों से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि इतना टॉक्सिक होता है यह। डेवलपमेंट अपने आप में ही एक झूठ है।
आप सोचिए, अभी चीन ने क्या किया कि अफगानिस्तान को $5 बिलियन दिए। यह जो $5 बिलियन दिया है तो इसलिए दिए है अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान फले फूलेगा, पुष्पित पल्लवित होगा। लेकिन उद्देश्य कहां था? सलांग पास। सलांग पास नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में है और सलांग पास ये पूरी तरह से अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है। सलांग पास के पास जिसका भी एक्सेसिबिलिटी रहेगा वो क्या करेगा? वहां के लिथियम और वहां के रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सप्लॉइट करने का काम करेगा। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। यह जियोपॉलिटिक्स से झूठ की इस तरह बात चली आती है तो यहां पर भी झूठ है उस स्थान पर। और इतना ही नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि वो सलांग पास को रिपेयर करेंगे तो आप लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों को पता है नहीं हो, लेकिन सलांग पास इतना नैरो है कि जितने भी अमेरिकन इक्विपमेंट थे उसके सहारे पास ही नहीं कर पाते थे। और ये सबसे बड़ा रीजन था कि अमेरिका का जो उस जगह पर वॉरफेयर था उसका प्राइस, उसका कॉस्ट इतना बढ़ गया कि अमेरिका को लगा कि हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सारा कुछ एयर ड्रॉपिंग के सहारे होता था। चीन क्या करेगा? उस पूरे के पूरे पहले पे कॉरिडोर बनाकर उसके सहारे पास करना शुरू कर देगा। चीन यह काम करने वाला है। तो यह भी झूठ है कि चीन को वहां अनुदान दे रहे हैं। और अगर आप झूठों की पूरी ख्वाहिश ले लेते हैं, पूरी की पूरी सूची लेते हैं, तो ये झूठ कभी अंत ही नहीं होने वाला है। वो भारत की चाहे शिक्षा पद्धति हो, चाहे तो वह अगर चीन का है कि वह अर्जेंटीना में गया है, उसे पैसे देने के लिए गया है, बिल्कुल झूठ। चीन का उद्देश्य है कि पैटागोनिया में उस स्थान पर स्पेस को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए इतना क्लीन एटमॉस्फेयर है, वहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्स बना दिया है चीन ने पैटागोनिया में, किसी को खबर तक नहीं लगी। और भारत अर्जेंटीना से कभी किस समय तक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात किया करता था। हाँ, मालूम चला तो भारत ने क्या किया होगा, डॉक्टर राम माधव से बेहतर कौन बता सकता हमें इस पूरे पहलू पर। तो उद्देश्य एक, और दूसरा उद्देश्य अंटार्कटिक, निशाना वहां पर। जिस समय पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का मीटिंग होता है और उस मीटिंग के सहारे यह बात की जाती है कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी सभी को डीप सी माइनिंग के राइट्स देगा, तो चीन क्या सोचता है? तो चीन सोचता है कि जो उस शैवाल के बाद उस सी शेल के बारे में सोचता है जिसके पास में जो ग्रो करता है आयरन। आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसा क्रिएचर भी होगा जो जिसके शरीर के ऊपर में आवरण होता हो स्टील का बना हुआ होता हो। चीन उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है मारियाना ट्रेंच में और डीप सी ओशन में। और रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है? कि वह जेनेटिक मॉडिफिकेशन ले आ सके ह्यूमन बीइंग में, जिससे कि वो भी आर्मर शेल ग्रो कर सके, उनको सेना में डाल सके, ऐसा काम करने का। तो जहां झूठ की बात आती है वो सब कुछ झूठी झूठ है। तो इसीलिए हम लोगों ने नाम रखा डिकोडिंग लाइज इंटेंस है। नैरेटिव्स, तो हम लोग नैरेटिव की दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं जहां पर कि सभी चीजें वेपनाइज्ड की जा सके। सिंप्लिसिटी वेपनाइज्ड है, इंफॉर्मेशन वेपनाइज्ड है, साइक वेपनाइज्ड है, थिंकिंग वेपनाइज है, लिटरेचर वेपनाइज है, फिल्म्स वेपनाइज है, आपका खाने पीने की चीजें वेपनाइज है, आपकी आदतें, आपकी सोच पूरी तरह से नियंत्रित है, वो भी वेपनाइज है। और इस वेपन को कौन यूज करेगा? जो यूज करेगा वही राज करेगा। सिर्फ वही राज नहीं करेगा जो सोचता है कि पूरे विश्व को एक भाट में एक धारा में पिरोया जाए। और वह कौन है? भारत। वसुधैव कुटुंबकम। वो कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वन सन, वन फैमिली, वन अर्थ की बात करने वाला सिर्फ भारत ही हो सकता है। तो यह हमारे लिए इंटेंट था कि इस किताब को हम लोग पूरा करने का काम करें। और इसमें इंसाइट देने का जो काम आया वो कुछ इंसाइट है, डी-डॉलराइजेशन संबंधित है, और इन सब चीज़ों से डॉक्टर अंकित ने किया इस पूरे पहलू पर, तब जाकर यह किताब बनी है। और हम लोग समझते हैं और हम लोग गलत नहीं है कि यह किताब एक रिवॉल्यूशन साबित होगी उन सभी लोगों के लिए जो जियोपॉलिटिक्स का बिल्कुल ABC भी नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि यह बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, कन्वर्सेशन की भाषा में लिखी हुई है किताब है, उस रूप में है। और इस किताब को डॉक्टर राम माधव का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का सानिध्य मिला, तो यह किताब आगे चलेगी। मेरी तरफ से इतनी ही बात है। आपके आने के लिए हमने कहा कि शुक्रिया या धन्यवाद छोटा सा शब्द होगा। हम लोग धन्य हैं कि आप लोग आए, आतिथ्य सत्कार का मौका दिया, आप लोगों ने अपनी भावना का इजहार किया और अपनी भावना का इतना निवेश किया। धन्यवाद।